नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले पर गहराई से बात करने वाले हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के एक बहुत मुश्किल दौर और एक बड़ी संस्था मतलब एक बैंक की कार्यप्रणाली के बीच के तनाव को दिखाता है। कहानी है एक बेटे की जो अपने पिता की मृत्यु के बाद, वो बैंक कर्मचारी थे, तो उनके बाद वो सहारे के लिए अनुकंपा नियुक्ति पाने की कोशिश कर रहा था जी। सालों इंतजार किया और फिर जवाब मिलता है कि भाई नियम बदल गए हैं। हाँ, ये अक्सर होता है। ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में 2016 में तय हुआ, एम संतोष बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मुख्य सवाल यही था, क्या बैंक अपनी पॉलिसी में बदलाव का हवाला देकर वो भी सालों पहले किए गए अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को खारिज कर सकता है? खासकर तब जब उस पर सालों से विचार चल रहा हो, ये अहम है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि एम संतोष का संघर्ष क्या था, बैंक ने अपने बचाव में क्या कहा, क्या तर्क दिए, और इसमें कौन से कानूनी सिद्धांत उलझे हुए थे। खासकर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का सवाल है, मतलब नियमों को पिछली तारीख से लागू करने का। हाँ, और आखिर में अदालत ने क्या तर्क देकर फैसला सुनाया, ये भी देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के दो अलग अलग फैसलों की नज़ीरें इस मामले में सामने आईं, जिसने इसे और भी पेचीदा बना दिया। हाँ, वो काफी दिलचस्प मोड़ था। तो कहानी शुरू होती है याचिकाकर्ता एम संतोष के साथ। उनके पिता टी मुन्नुसामी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तिरुवन्नामलाई मुख्य शाखा में एक सशस्त्र गार्ड थे। जी, आर्म्ड गार्ड। हाँ, और 8 सितंबर 2000 को जब वो सिर्फ 53 साल के थे, सेवा में रहते हुए ही उनका देहांत हो गया। जाहिर है परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल, कमाने वाले सदस्य की मृत्यु। पिता की मृत्यु के करीब 5 महीने बाद फरवरी 2001 में 16 फरवरी को एम संतोष ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई किया। और ये समझना जरूरी है कि ऐसी नियुक्तियों का उद्देश्य ही होता है कि परिवार पर जो एकदम से आर्थिक संकट आता है, हाँ, अचानक, उसमें तत्काल कुछ राहत मिले। बिल्कुल। उस समय बैंक की 1997 की योजना चल रही थी, जिसके तहत ऐसे मामलों में नौकरी देने का प्रावधान था। बिल्कुल, और बैंक ने शायद परिवार की स्थिति को कुछ हद तक समझा भी होगा उस वक्त। संतोष को स्थायी नियुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें अस्थायी तौर पर, मतलब डेली वेज पर काम पर रखा गया। अच्छा, अस्थायी तौर पर रखा। हाँ, पहले चेंगम शाखा में, जहां उन्होंने मार्च 2012 तक काम किया, और फिर सितंबर 2013 से तिरुवन्नामलाई की माइक्रो फाइनेंस शाखा में, लेकिन इस बार एक ठेकेदार के जरिए। ओहो, मतलब सीधे बैंक रोल पर नहीं। तो एक तरह से वो बैंक से जुड़े तो रहे, पर वो स्थायी नियुक्ति नहीं थी जिसके लिए उन्होंने असल में आवेदन किया था। और इस दौरान उनके मुख्य आवेदन का क्या हुआ, वो जो 2001 में किया था? वही, सालों तक जब भी संतोष तिरुवन्नामलाई मुख्य शाखा में पूछते तो उन्हें बस यही सुनने को मिलता कि मामला विचाराधीन है, अंडर कंसिडरेशन। उफ, सोचिए ये विचाराधीन शब्द कितना भारी हो जाता है जब आपका भविष्य दांव पर लगा हो। बिल्कुल। फिर करीब 4.5 साल बाद, अक्टूबर 2005 में 17 अक्टूबर को उन्हें जोनल ऑफिस के डिप्टी जनरल मैनेजर का एक पत्र मिला, और यहीं से मामला एक नया मोड़ लेता है ना? हाँ, ये चिट्ठी बहुत अहम थी। इसमें संतोष को बताया गया कि बैंक ने 4 अगस्त 2005 से एक पूरी तरह नई स्कीम लागू कर दी है। नई स्कीम? हाँ, इस नई योजना में अनुकंपा पर नौकरी देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह एक मुश्त अनुग्रह राशि, मतलब लमसम एक्स ग्राशिया, देने की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, नौकरी नहीं, पैसा। हाँ, और संतोष से कहा गया कि अब उनका 2001 वाला आवेदन इसी नई योजना के तहत देखा जाएगा, अगर वो इसकी शर्तें पूरी करते हैं, और इसके लिए उन्हें दोबारा से अप्लाई करना होगा। अप्लाई किया था वो तो गई, अब पैसे ले लो, वो भी अगर नए सिरे से अप्लाई करो और शर्तें पूरी करो तो ये तो। हाँ, ये किसी के लिए भी चौंकाने वाला होता। संतोष का क्या रिएक्शन था इस पर? संतोष ने फौरन जवाब दिया। 1 दिसंबर 2005 को उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नौकरी ही चाहिए, मुआवजा नहीं। वो अपने मूल आवेदन पर ही टिके रहे। लेकिन इस जवाब के बाद फिर सालों की खामोशी। बैंक की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया। अजीब है, मतलब बैंक ने उनके इनकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं। ये खामोशी भी, आप जानते हैं, अपने आप में एक जवाब होती है, अक्सर निराशाजनक। वाकई। मामला फिर आगे कैसे बढ़ा? लगता है परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हाँ, बिल्कुल। 2013 में संतोष की मां ने फिर से कोशिश की। उन्होंने नवंबर और दिसंबर 2013 में बैंक को चिट्ठियां लिखी, अपने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की गुहार लगाई। अच्छा। इस बार बैंक का जवाब आया 27 दिसंबर 2013 को असिस्टेंट जनरल मैनेजर एचआर की तरफ से। लेकिन जवाब बहुत रूखा और एक तरह से अंतिम सा था।
क्या कहा गया उस जवाब में? उसमें सीधे तौर पर लिख दिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति योजना भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बंद कर दी गई है और अब इस बारे में बैंक कोई और पत्राचार नहीं करेगा। मतलब बात खत्म। बस इतना ही? हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। संतोष ने सूचना के अधिकार मतलब आरटीआई का इस्तेमाल किया और उससे कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। अच्छा, आरटीआई से क्या पता चला? आरटीआई से मिले दस्तावेजों से यह पता चला कि 2001 से 2005 के बीच उनके आवेदन पर बैंक के अंदर काफी लिखा पढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि आवेदन बस पढ़ा हुआ था, धूल खा रहा था। मतलब उस पे काम हो रहा था? हाँ, जोनल ऑफिस और शाखा के बीच स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि तिरुवन्नामलाई शाखा के मुख्य प्रबंधक ने 30 सितंबर 2004 को, यानी नई योजना आने से लगभग 1 साल पहले, हाँ, जोनल ऑफिस को पत्र लिखकर संतोष के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक और जल्द से जल्द विचार करने की सिफारिश भी की थी। अरे वाह, मतलब स्थानीय स्तर पर उनके मामले को समझा गया था और आगे भी बढ़ाया गया था। ये जानकारी तो बैंक के उस रवैये से बिल्कुल अलग है जो वो बाद में दिखा रहे थे। बिल्कुल। तो इस जानकारी के बाद संतोष ने क्या किया? जाहिर है इससे उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली होगी। जुलाई 2014 में उन्होंने एक बार फिर बैंक से नियुक्ति के लिए अनुरोध किया। फिर से? हाँ, लेकिन इस बार भी बैंक ने 6 अगस्त 2014 को एक औपचारिक आदेश जारी करके उनके दावे को अंतिम रूप से खारिज कर दिया। और यही वो आदेश था जिसे संतोष ने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। अच्छा, तो ये फाइनल रिजेक्शन था अगस्त 2014 का। और इस बार खारिज करने का कारण क्या बताया गया? वही पुराना? हाँ, कारण वही दोहराया गया। पुरानी 1997 की योजना अब लागू नहीं है, इसलिए उसके तहत नियुक्ति नहीं मिल सकती। और जो नई 2005 की अनुग्रह राशि वाली योजना थी, मुआवजे वाली, हाँ, उसके तहत संतोष ने कोई आवेदन ही नहीं किया, इसलिए वो मुआवजा भी नहीं दिया जा सकता। एक तरह से बैंक ने उन्हें दोनों योजनाओं से बाहर कर दिया, न इधर के रहे न उधर के। ये तो बड़ी अजीब स्थिति बना दी बैंक ने। तो अब अदालत में याचिकाकर्ता यानी संतोष का मुख्य तर्क क्या था? किस आधार पर उन्होंने बैंक के इस फैसले को चुनौती दी? उनका तर्क सीधा और साफ था। पहला, उन्होंने आवेदन 16 फरवरी 2001 को किया था, जब 1997 की योजना पूरी तरह लागू थी। उनका अधिकार उसी योजना के तहत तय होना चाहिए था। सही बात है। कोई भी नई योजना भविष्य में आने वाले मामलों पर लागू होनी चाहिए, न कि उन पर जो सालों से विचाराधीन है। इसे कानून की भाषा में रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या पिछली तारीख से लागू करना कहते हैं। वो इसका विरोध कर रहे थे कि ये गलत है। हाँ, और क्या उन्होंने किसी कानूनी नज़ीर का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का? हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया, कैनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार। ये 2015 का केस था। अच्छा, 2015 का। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति के दावों का निपटारा उसी योजना के तहत होना चाहिए जो कर्मचारी की मृत्यु के समय या आवेदन करते समय लागू थी, ना कि किसी बाद में आई योजना के तहत। ओके। संतोष के वकील ने ये भी दलील दी कि बैंक ने जानबूझकर उनके मामले में देरी की। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि 2000 से 2005 के बीच बैंक ने कई दूसरे लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी। अच्छा, दूसरों को मिली उसी दौरान? हाँ, जबकि संतोष का मामला बेवजह लटकाए रखा गया। ये भेदभावपूर्ण रवैया था। ये तो गंभीर आरोप था। ये तो याचिकाकर्ता के तर्क हुए। अब बैंक की तरफ से क्या दलीलें दी गईं? उन्होंने अपने फैसले को सही कैसे ठहराया? बैंक ने भी कई तर्क दिए। पहला, उन्होंने कहा कि 1997 की पुरानी योजना, जो 2003 में थोड़ी संशोधित हुई थी, उसका मकसद सिर्फ परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारना था। इंस्टेंट रिलीफ एक तरह से। हाँ, तत्काल मदद। ये कोई स्थायी अधिकार नहीं था। नौकरी देना बैंक का कर्तव्य नहीं, बल्कि उसके विवेक पर निर्भर था, डिस्क्रेशन पर। और ये विवेक किन बातों पर निर्भर करता था? मतलब बैंक कैसे तय करता था? बैंक ने पुरानी योजना की कुछ शर्तों का हवाला दिया, क्लॉज 10, 12, 13 का जिक्र किया, जैसे ये देखना कि क्या परिवार सचमुच आर्थिक तंगी में है या उनके पास गुजारे के साधन है। क्या बैंक में कोई उपयुक्त पद खाली भी है, वैकेंसी है या नहीं, और क्या उम्मीदवार इंटरव्यू और मेडिकल जांच में फिट बैठता है। अच्छा, कई चीजें देखनी होती थीं। हाँ, बैंक का कहना था कि इन सब शर्तों को पूरा करना जरूरी था और नियुक्ति कोई गारंटी नहीं थी। और संतोष के मामले में देरी क्यों हुई, इस पर बैंक का क्या कहना था? क्या उन्होंने माना कि देरी हुई? उन्होंने कहा कि संतोष के 2001 के आवेदन में कुछ विवरणों की कमी थी,
डिटेल्स मिसिंग थे, जिस वजह से कार्रवाई में देरी हुई। लेकिन आरटीआई से तो पता चला था कि मामला चल रहा था, स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे। हाँ, वही। जैसा कि हमने देखा, अदालत ने बाद में पाया कि इस आधार पर आवेदन कभी औपचारिक रूप से खारिज नहीं किया गया था, बल्कि उस पर तो बातचीत चल रही थी। लेकिन बैंक का सबसे मजबूत तर्क उनकी नई 2005 की योजना थी। हाँ, वो नई योजना जिसमें नियुक्ति की जगह मुआवजा देने की बात थी। बिल्कुल। बैंक ने उस योजना के क्लॉज 14 का हवाला दिया। उसमें साफ लिखा था कि जिस तारीख को बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने इस नई योजना को मंजूरी दी, यानी 4 अगस्त 2005, उस तारीख को जितने भी आवेदन लंबित थे, पेंडिंग थे, उन सब का निपटारा अब इसी नई योजना के तहत किया जाएगा। ओहो, मतलब ये क्लॉज खास तौर पर पेंडिंग केस के लिए ही था। हाँ, बैंक का कहना था कि उनके पास बोर्ड का स्पष्ट निर्देश था कि पुराने लंबित मामलों पर भी नई नीति लागू हो, रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन क्या ये कानूनी रूप से सही था? क्या बैंक इसके समर्थन में कोई नजीर पेश कर पाया? सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला? हाँ, बैंक ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का सहारा लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजकुमार, ये 2010 का मामला था। अच्छा, राजकुमार केस। जी, उस मामले में स्थिति थोड़ी अलग थी। कर्मचारी की मृत्यु 2004 में हुई थी। आश्रित ने जून 2005 में आवेदन दिया और अगस्त 2005 में नई मुआवजे वाली योजना आ गई। मतलब आवेदन देने के सिर्फ 2 महीने बाद ही योजना बदल गई? हाँ, बिल्कुल। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि चूंकि आवेदन पर कोई खास कार्रवाई शुरू होने से पहले ही योजना बदल गई, इसलिए नई योजना ही लागू होगी, और कोर्ट ने बैंक को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। तो बैंक का कहना था कि संतोष का मामला भी राजकुमार जैसा ही है? हाँ, बैंक का यही तर्क था कि संतोष पर भी नई योजना लागू होनी चाहिए, जैसे राजकुमार में हुई थी। तो यहाँ स्थिति काफी दिलचस्प हो गई। एक तरफ संतोष महेश कुमार केस का हवाला दे रहे थे जो कहता था पुरानी स्कीम लागू हो। जी। दूसरी तरफ बैंक राजकुमार केस का हवाला दे रहा था जो कह रहा था नई स्कीम लागू हो। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अदालत ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? ये विरोधाभास कैसे हल हुआ? यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। जैसा आपने कहा, अदालत ने दोनों मामलों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी तुलना संतोष की परिस्थितियों से की। सबसे पहले अदालत ने यह माना कि संतोष ने अपना आवेदन 16 फरवरी 2001 समय पर और पुरानी 1997 की योजना के तहत ही दिया था। इसमें कोई विवाद नहीं था। ठीक है। फिर अदालत ने आरटीआई से मिले बैंक के आंतरिक पत्राचार पर गहरा ध्यान दिया। इससे यह साफ हो गया कि संतोष का आवेदन सिर्फ पड़ा हुआ नहीं था, जैसा बैंक कह रहा था। हाँ, बल्कि उस पर 4 साल से ज्यादा समय तक सक्रिय रूप से विचार चल रहा था, एक्टिव कंसिडरेशन में था। स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे, और यहां तक कि स्थानीय मुख्य प्रबंधक की सकारात्मक सिफारिश 30 सितंबर 2004 भी फाइल पर मौजूद थी। ये सिफारिश वाली बात अहम है। बहुत अहम। ये बात संतोष के मामले को राजकुमार मामले से बहुत अलग बनाती थी। कैसे अलग बनाती थी? राजकुमार में क्या था? राजकुमार मामले में, जैसा मैंने बताया, आवेदन नई योजना आने से बस 2 महीने पहले दिया गया था और उस पर बैंक ने कोई खास कार्रवाई शुरू ही नहीं की थी। कोई एक्टिव कंसिडरेशन नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन संतोष के मामले में बैंक ने 4 साल से ज्यादा समय तक आवेदन को पुरानी योजना के तहत ही प्रोसेस किया। अदालत का मानना था कि इतने लंबे समय तक एक योजना के तहत विचार करने के बाद अचानक ये कहना कि अब नई योजना लागू होगी, ये सही नहीं है, ये अनुचित है। और बैंक द्वारा की गई देरी पर अदालत का क्या कहना था? वो जो 4-4.5 साल लगे? अदालत ने इस देरी और मामले को संभालने के तरीके की बहुत कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने बैंक के रवैये को असंवेदनशील करार दिया। असंवेदनशील? हाँ, अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बैंक मामले को लंबा खींचता रहा और सालों तक लंबित रखा। अदालत ने इस सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक मिलते जुलते केस महेश सिंह बिष्ट बनाम कैनरा बैंक का भी जिक्र किया, जहां बैंक के ऐसे ही रवैये की आलोचना करते हुए उसे असंवेदनशील और मानवीय विचारों से रहित कहा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले में ये तक कहा था कि ऐसा लगता है बैंक ने जानबूझकर कोई फैसला ही नहीं लिया, बस टालते रहे। तो मतलब अदालत ने बैंक की देरी को सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं माना, बल्कि उसे एक असंवेदनशील रवैया माना, एक तरह से नैतिकता का सवाल भी उठाया। हाँ, बिल्कुल। अदालत का मानना था कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामले मानवीय संवेदना से जुड़े होते हैं और उनमें इस तरह की देरी और टालम टोल उचित नहीं है। सही बात है।
और फिर अदालत ने केनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार 2015 वाले फैसले के सिद्धांत को संतोष के मामले पर लागू करना सही समझा। वो सिद्धांत क्या था, एक बार फिर से स्पष्ट करेंगे प्लीज? सिद्धांत यह था कि किसी दावे का फैसला उस योजना के आधार पर होना चाहिए जो दावा उत्पन्न होने के समय यानी कर्मचारी की मृत्यु के समय या दावा किए जाने के समय यानी आवेदन के समय लागू थी, न कि किसी बाद में लागू हुई योजना के आधार पर। ओके। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने महेश कुमार वाला फैसला देते समय राजकुमार वाले मामले पर विचार कर लिया था, मतलब उसको कंसिडर करके ही ये नया सिद्धांत दिया था। अच्छा, तो महेश कुमार का फैसला राजकुमार के बाद का था और ज्यादा प्रासंगिक माना गया। हाँ, ज्यादा प्रासंगिक था, खासकर ऐसी स्थिति में जहां आवेदन पर लंबे समय तक कार्रवाई चली हो, जैसा संतोष के केस में हुआ। एक और दिलचस्प बात जो अदालत ने नोट की वो ये थी कि बैंक जिस 2005 की मुआवजे वाली योजना को लागू करने पर अड़ा हुआ था, वो योजना भी खुद 2014 में एक और नई योजना से बदल दी गई थी। क्या बात है। और मजे की बात यह है कि 2014 की उस सबसे नई योजना में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान फिर से वापस आ गया था। अरे, मतलब बैंक ने पहले हटाया फिर वापस ले आए। हाँ, तो इससे भी बैंक का तर्क कमजोर पड़ता था कि 2005 वाली स्कीम ही अंतिम सत्य है। ये तो वाकई विडंबना है। तो इन सब तर्कों के आधार पर अदालत किस नतीजे पे पहुंची, अंतिम फैसला क्या हुआ? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि बैंक की कार्रवाई मनमानी थी, आर्बिट्रेरी थी। बैंक का ये कहना कि आवेदन पर विवरणों की कमी के कारण विचार नहीं हुआ, ये आरटीआई से मिले सबूतों के सामने टिक नहीं पाया। और फिर सालों तक आवेदन को विचाराधीन रखने के बाद अचानक नई योजना का हवाला देकर उसे खारिज कर देना, इसे अदालत ने सही नहीं माना। अदालत ने यह भी माना कि जब 2000 से 2005 के बीच बैंक ने अन्य लोगों को उसी पुरानी योजना के तहत नियुक्तियां दी, जबकि संतोष का मामला बिना किसी ठोस कारण के लंबित रखा गया, तो ये संतोष के साथ भेदभाव भी था, डिस्क्रिमिनेशन। सही है। इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि बैंक अपनी खुद की देरी और असंवेदनशील रवैये का फायदा उठाकर याचिकाकर्ता को उस लाभ से वंचित नहीं कर सकता जो उसे पुरानी योजना के तहत मिल सकता था। तो क्या अदालत ने संतोष को नौकरी देने का आदेश दिया सीधे सीधे? हाँ, अदालत ने बैंक के 6 अगस्त 2014 के उस आदेश को रद्द किया जिसके द्वारा संतोष का दावा खारिज किया गया था। अच्छा। और बैंक को यह निर्देश दिया कि वे संतोष के 16 फरवरी 2001 के आवेदन पर 1997 की योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार करें और इस फैसले के 8 सप्ताह के भीतर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। 8 हफ्ते में नियुक्ति। तो ये एक लंबी लड़ाई के बाद संतोष के लिए एक बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत। इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मुख्य बातें क्या हैं जो हमें इस मामले से समझनी चाहिए? देखिए, ये मामला कई महत्वपूर्ण चीजों को उजागर करता है। सबसे पहले बात तो ये कि जब कोई संस्था अपनी नीतियां बदलती है तो उन बदलावों का पुराने लंबित मामलों पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या नई नीति को पिछली तारीख से लागू करके लोगों के उन अधिकारों या उम्मीदों को खत्म किया जा सकता है जो पुरानी नीति के तहत पैदा हुए थे? इस मामले में अदालत का जवाब साफ था, आमतौर पर नहीं, खासकर तब जब संस्था की खुद की तरफ से मामले को निपटाने में बहुत ज्यादा देरी हुई हो। और देरी का मुद्दा भी काफी अहम रहा है इसमें, जैसा आपने बताया, असंवेदनशीलता वाला। बिल्कुल, अदालत ने साफ कर दिया कि संस्थागत देरी का खामियाजा आवेदक को नहीं भुगतना चाहिए। 4-5 साल तक आवेदन पर विचार करना और फिर कहना कि अब नियम बदल गए हैं, इसे अदालत ने मनमाना और असंवेदनशील माना। ये बड़ी संस्थाओं के लिए एक सबक है। बिल्कुल एक सबक है कि उन्हें ऐसे मानवीय मामलों को ज्यादा संवेदनशीलता और तत्परता से देखना चाहिए। बैंक का वो क्लॉज 14 जो कहता था कि सभी लंबित मामले नई योजना में जाएंगे, उसे अदालत ने संतोष की विशिष्ट परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण पाया और लागू नहीं किया। अगर हम इससे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनुकंपा नियुक्ति जैसी कल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्य और उनके क्रियान्वयन की चुनौतियों के बारे में ये मामला क्या कहता है? ये दिखाता है कि अक्सर संस्थाएं, आप कह सकते हैं दक्षता, एफिशिएंसी या मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर नीतियां बदलती हैं। जैसे नियुक्ति की जगह मुआवजा देना शायद बैंक के लिए प्रशासनिक रूप से आसान हो। हाँ, शायद। लेकिन इस प्रक्रिया में मानवीय पहलू कहीं पीछे छूट सकता है। ये मामला इस बात पर जोर देता है कि नीतिगत बदलाव करते समय भी उन लोगों की वास्तविक कठिनाइयों का ध्यान रखना जरूरी है जो पुरानी व्यवस्था के तहत मदद की उम्मीद कर रहे थे। नियमों को पिछली तारीख से लागू करने के सिद्धांत की अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब इससे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो। पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है जब नीतियां बदल रही हों। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य होता है
कर्मचारी की अचानक मृत्यु से परिवार पर आए तत्काल वित्तीय संकट को दूर करना, हाँ, इमीडिएट रिलीफ। ताकि परिवार एकदम से बिखर न जाए। इस मामले में आवेदन 2001 में दिया गया था और नियुक्ति का आदेश, खैर विचार करने का आदेश 2016 के अंत में आया, यानी करीब 15-16 साल बाद। एक लंबा वक्त। क्या इतने लंबे अंतराल के बाद मिली नियुक्ति, भले ही वो मिल गई, उस योजना के मूल उद्देश्य यानी तत्काल राहत को वास्तव में पूरा कर पाती है? ये मामला उन संस्थाओं की जिम्मेदारी के बारे में क्या सवाल खड़े करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद ये कि न्याय मिलने में देरी भी एक तरह का अन्याय हो सकता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, और प्रक्रिया में सिर्फ नियम ही नहीं, संवेदनशीलता और समयबद्धता भी उतनी ही जरूरी है। निश्चित रूप से।